Hello to all, this is the next part of magnet and magnetism. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री देखी थी मैग्नेटिज़म की, उसका क्लासिफिकेशन देखा था जो कि 3 टाइप का था, पैरामैग्नेटिज़म, डायामैग्नेटिज़म, फेरोमैग्नेटिज़म, और उसकी यूनिट्स को देखा था। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं लास्ट टाइम का, हिस्ट्री देख लेते हैं। जो मैग्नेट है वो मैग्नेटाइट से निकलता है। मैग्नेटाइट का केमिकल फार्मूला Fe3O4 होता है और ये एक आयरन का अयस्क होता है जो कि नेचुरली पाया जाता है। और इसके पीछे एक स्टोरी भी थी। मैग्नीशिया शहर का एक चरवाहा था जिसने इस पत्थर को नोटिस किया था। नेक्स्ट, विलियम गिलबर्ट ने अर्थ को माना था कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है और इसमें 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। जो सेम पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट पोल होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी। सपोज़ ये एक बार मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर इस मैग्नेट को बीच से ब्रेक कर दें तो क्या होगा, साउथ पोल और नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इस मैग्नेट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो फिर से यहाँ पे साउथ पोल होता है और यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है, और दूसरे में यहाँ पे नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे साउथ पोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक डच साइंटिस्ट है हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड, जिन्होंने ये बताया था कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और इस रिलेशनशिप को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म जो होती है वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मास और इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। क्लासिफिकेशन, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, जब कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एक होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड से इन्फ्लुएंस हो करके मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है। इसे पैरामैग्नेट कहते हैं। डायामैग्नेटिज्म में जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसे प्लेस करते हैं तो कुछ टाइम के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना बंद कर देता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं, अगर उन्हें होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेते हैं, रख लेते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिया जाता है तब भी वो मैग्नेटिक फील्ड जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में है वो ख़त्म नहीं होती है। Now its unit Gauss, kilogauss, Tesla. 1 Tesla is equal to 10 kilogauss and 10,000 Gauss. इस टॉपिक के बारे में पूरा अच्छे से जानने के लिए मेरा पहला वीडियो चेक करें। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मैग्नेट ऑफ MRI. MRI का जो मैग्नेट है वो 2 पार्ट में बांटा गया है उसको, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है रेजिस्टिव मैग्नेट, दूसरा है सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। ये जो अभी डायग्राम शो हुआ है ये परमानेंट मैग्नेट की MRI का है, दैट इज़ ओपन MRI। ये सुपर कंडक्टिव मैग्नेट की MRI का है और ये रेजिस्टिव मैग्नेट की MRI का है। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का
बना हुआ होता है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कॉमनली एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट के अयस्क एलॉय का यूज़ किया जाता है, जिसे एल्केनो कहते हैं। परमानेंट मैग्नेट में बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए पब्लिक एरिया के पास उसको लगाया जा सकता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जो परमानेंट मैग्नेट, जहाँ पे परमानेंट मैग्नेट की एमआरआई होती है, वहाँ पे उतने प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं जितने कि सुपर कंडक्टिव मैग्नेट की एमआरआई में लिए जाते हैं, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो काफ़ी लो होता है। ये 0.2 टेस्ला या 0.35 टेस्ला तक हो सकता है। तो इसकी जो जो इसकी आयरन के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, वो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। जो परमानेंट मैग्नेट की एमआरआई होती है उसका वेट 1500 किलोग्राम्स तक हो सकता है, और जो इसका वेट है वो डिफरेंट वेंडर के हिसाब से, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। अगर जी का है तो वो डिफरेंट होगा, सीमेंस का डिफरेंट होगा, अगर फ़िलिप्स का है तो उसके कॉन्फ़िगरेशन थोड़े डिफरेंट होंगे, तो उसका जो वेट है उस हिसाब से डिफ़र करता है। और जो ये परमानेंट मैग्नेट होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है टेम्परेचर की पे। तो इसकी होमोजेनिसिटी बनाए रखने के लिए, एक रूपता उसकी बनाए रखने के लिए, और उसकी इमेज क्वालिटी ख़राब ना हो, वो कांस्टेंट रहे, जैसा कि इंस्टॉल हुआ था उस समय इमेज दे रहा था, उस हिसाब से ही इमेज क्वालिटी रहे, इसके लिए टेम्परेचर का मेंटेन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। परमानेंट मैग्नेट सिस्टम में 2 मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, एक पेशेंट के ऊपर होती है और एक पेशेंट के नीचे। ये अगर एक डायग्राम ड्रॉ करें, ये ओपन एमआरआई का है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैग्नेटिक प्लेट लगी होंगी, यहाँ पे मैग्नेटिक प्लेट लगी होगी, और ये जो पेशेंट काउच है वो इस तरीके से यहाँ स्लाइड होगा अंदर की तरफ। ये इस तरीके से है, तो इसको इस तरीके से स्लाइड करके अंदर ला सकते हैं और इसे इस तरीके से बाहर भी ले जा सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट में कोई भी पावर सप्लाई की नीड नहीं होती है, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है, और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टी ही यही होती है कि अगर उसे एक बार स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपोज कर देते हैं तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन किए रखता है। इट कैन बी यूज्ड ओपन कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 एमआरआई मशीन है, परमानेंट एमआरआई मशीन है, ये ओपन है, क्लोज़ नहीं है, इसमें कोई भी गैंट्री नहीं है, इसमें भी उसी प्रकार से कोई भी गैंट्री नहीं है। ये पेशेंट काउच है, और जो 2 मैग्नेट प्लेट की मैंने बात की थी, ये नीचे ये जो सिस्टम है इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक प्लेट लगी होगी और एक यहाँ पर भी मैग्नेटिक प्लेट लगी होगी। और जो ये इसमें एक पॉइंट है लो इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन, तो इसमें इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन कम क्यों होता है? क्योंकि जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो बनाए रखने के लिए हमें कोई भी अलग से पावर सप्लाई नहीं देनी होती है। इसमें जो पावर सप्लाई है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वो सिर्फ वहाँ की कूलिंग को मेंटेन करने के लिए करते हैं, और जो डेटा है, जो कंसोल है, वो चलाने के लिए करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसका? जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसकी इंटेंसिटी है, B0 जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, वो काफ़ी कम होती है, लिमिटेड होती है। और मैग्नेटिक फील्ड की होमोजेनिसिटी, एक रूपता का मतलब ये है कि दिस इज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन भी होता है केमिस्ट्री में, हम लोग बात करते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन नमक पानी का हो सकता है,
चीनी पानी का हो सकता है, जो कि घुल जाए, उसका कोई भी प्रेसिपिटेट ना बने, एक समान रूप से हो। जैसे अगर कभी चीनी पानी घोलते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक घूंट पिए तो उसका जो है वो ज़्यादा मीठा लग रहा है और 2-4 घूंट के बाद कम मीठा लग रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसे ये एक एग्जाम्पल था होमोजेनिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। जो परमानेंट मैग्नेट की एमआरआई होती है वो क्लॉस्ट्रोफोबिक पर्सन्स के लिए काफ़ी कंपैटिबल होती है। ये क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, इसे एक बार मैं डिफ़ाइन कर देती हूँ। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब ये होता है कि ऐसे लोग जिन्हें बंद जगहों से, छोटी जगहों से काफ़ी डर लगता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जगह कोई एक रूम है और उन्हें इस बात से भी डर लग सकता है कि अगर उसका दरवाज़ा, विंडो वगैरह क्लोज़ है तो वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी डरते हैं। इसकी वजह से काफ़ी स्वेटिंग वगैरह होती है और ये कभी कभी काफ़ी डेंजरस हो सकता है पेशेंट के लिए। परमानेंट मैग्नेट की एमआरआई को इंट्रावेनस स्टडीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि एमआरआई गाइडेड बायोप्सी, एमआरआई गाइडेड एफएनएसी, इस तरह की चीज़ों के लिए परमानेंट मैग्नेट की एमआरआई को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ये ओपन एमआरआई है, दैट इज़ परमानेंट मैग्नेट। ये पेशेंट काउच है, ये फ्रीली अंदर जाता है और बाहर आता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ को फॉलो करते हैं। इसमें ये होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। बैटरी से इस पिन को कनेक्ट किया गया है इसमें और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की गई है। तो ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है और ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर किसी भी स्ट्रेट वायर के अराउंड फिंगर्स को कर्ल किया जाए, इस प्रकार से अगर मोड़ा जाए और अंगूठे को इस तरीके से रखा जाए तो अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन बताएगा और जो कर्ल फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। नेक्स्ट, सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट को रेजिस्टिव मैग्नेट भी कहा जाता है, बट ये रूम टेम्परेचर पे कहा जाता है। सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक वायर, और इसमें राइट हैंड थंब रूल अगर लगाएं तो अगर इसको इस तरीके से होल्ड करें और अंगूठा इस साइड हो तो करंट फ्लो की डायरेक्शन ये होगी, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। ये करंट फ्लो की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या करते हैं कि जो वायर यूज़ करते हैं उसे स्प्रिंग की तरह अरेंज करते हैं इस तरीके से। अगर स्प्रिंग की तरह अरेंज है तो सपोज़ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ स्प्रिंग, छोटा सा पार्ट लेते हैं, तो अगर यहाँ पे इस तरीके से इसको होल्ड करें, ये फिंगर्स अगर हो गई और ये थंब हो गया, तो ये जो डायरेक्शन है वो करंट बताएगी और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं वो जो है मैग्नेटिक फील्ड को डिफ़ाइन करेगी। तो जब अगर हम लोग स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट यूज़ करते हैं वायर का तो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। जैसे इसमें है कर्ल्ड वायर्स हैं और यहाँ पे करंट फ्लो की ये डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो इसमें कोई एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा और कोई एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा।
अब उन फैक्टर्स को देख लेते हैं कि जो है सोलेनॉइड मैग्नेट को जो इफ़ेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल। मेरे एक सर थे, उनका एक फार्मूला था, वो बच्चों को याद कराने के लिए एक फार्मूला उन्होंने दिया था, दैट इज़ ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। मतलब जहाँ पे भी तार हम यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी वायर यूज़ करते हैं, उसका कोई ना कोई अपना रेजिस्टेंस ज़रूर होता है। अगर किसी भी तार में हम 100 एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो वो आउटपुट में 100 एनर्जी नहीं देती है, वो समहाउ इट में गिव 80 नंबर्स ऑफ एनर्जी, और जो 20 है, जो डिफरेंस है 100 एंड 80 के बीच का डिफरेंस 20, वो जो तार है, जो वायर है, वो खुद कंज्यूम करती है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है, जब देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ने वायर यूज़ किया है, तो जो वायर है वो रेजिस्टेंस शो करेगा ही, क्योंकि ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। एंड ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V इज इक्वल टू IR, जहाँ V जो है वोल्टेज, I करंट और R रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, रेजिस्टिव मैग्नेट। रेजिस्टिव मैग्नेट वो होता है कि कितना करंट एक कॉइल से पास कर रहा है। अगर कोई कॉइल है तो कितना करंट इस कॉइल से पास कर रहा है, ये रेजिस्टिव मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। इट मीन्स करंट I is directly proportional to magnetic field। जो रेजिस्टिव मैग्नेट की MRI होती है उसका वेट काफ़ी कम होता है। कैपिटल कॉस्ट आर लो। कैपिटल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि उसको लगाने में जो उसकी लागत क्षमता होती है, जो इंस्टॉल कराने में उसकी कॉस्ट आती है, वो काफ़ी कम होती है, जबकि जो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सप्लाईज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। इसका मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड 0.3T हो सकता है, और रिलेटिवली ये सेफ़ है, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ ओपन MR। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी हाई होता है, दैट इज़ 1.5T और 3T। क्लिनिकली अभी इंडिया में 3T यूज़ कर रहे हैं, मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3T है। इसमें जो टेम्परेचर होता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे वो मटेरियल अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज़ कर देता है। वाइडली यूज्ड मटेरियल जो है एलॉय, न्योबियम एंड टाइटेनियम का है। सुपर कंडक्टिंग जो मैग्नेट है वो प्रॉपर्टी शो करता है 4 केल्विन पे। अगर 4 केल्विन से प्लस माइनस टेम्परेचर हुआ तो जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक पावर लूज़ कर देता है। वर्किंग ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट में क्रायोजेनिक बाथ होती है, क्रायोजेनिक बाथ जो कि यूजुअली हीलियम की होती है। तो क्रायोजेनिक बाथ क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो हीलियम में डूबा हुआ रहता है पूरी तरीके से, और जो हीलियम होती है वो उसमें रन करती रहती है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। फ्लक्स लाइंस जो होती हैं वो हॉरिजेंटल होती हैं, लोअर पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव बोथ काइंड ऑफ एक्सपेंसिव होता है, जैसे कि दो तरह की कॉस्ट की बात हुई थी, एक ऑपरेशनल कॉस्ट, एक कैपिटल कॉस्ट। तो जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के MRI है उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है, जो उसकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, जो उसको लगाने की कॉस्ट है, वो भी काफ़ी हाई होती है, क्योंकि ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड का MRI है जिसमें
हीलियम जो है वो 24/7/365 एंड जितने ईयर्स भी आप उसे यूज़ करना चाहते हैं वो उतने ईयर्स तक हमेशा ऑन रहता है। अगर इसमें हम लोगों ने गलती से पावर सप्लाई कट हो गई तो उसमें क्या होता है, जो हीलियम होता है वो स्केप कर जाता है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है काफ़ी हाई होती है, क्योंकि 1.5T और 3T यूज़ करते हैं। अभी नया एक एडवांसमेंट आया है, फ्रांस में एक नए स्ट्रेंथ की MRI है, दैट इज़ 7T। नाउ इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर क्लिनिकली। नेचर मैग्नेट, ये वो मैग्नेट है जब मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट की MRI में काफ़ी एडवांसमेंट हो रही थी, तो ये नीचे मैग्नेट की MRI को बनाया गया था। दिस इज़ मेनली फॉर द ऑर्थोपेडिक्स पार्ट फॉर द लोअर लिम्ब एज यू कैन सी इन द फिगर एंड द अपर लिम्ब। हाथों और पैरों की MRI के लिए करते हैं और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है काफ़ी कम होता है, दैट इज़ 0.2 टेस्ला, और ये एक टाइप की ओपन MR ही है। नेक्स्ट, स्पेसिफिकेशंस। इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हो सकती हैं, एक बार उसको देख लेते हैं। ग्रेडियंट स्ट्रेंथ जो होती है 15 मिली टेस्ला पर मिनट होती है। RF कॉयल, अपर लिम्ब का वॉल्यूम, और जो कॉइल्स RF कॉइल्स जो होती हैं वो कॉइल्स होती हैं जो कि जैसे बहुत जगह उसको मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। हेड मैट्रिक्स, नी के लिए अलग कॉइल लगाते हैं, नी के लिए अलग मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, सी स्पाइन के लिए अलग मैट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, इसमें जो है ये काफ़ी इजी है ऑपरेट करने के लिए। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे पेशेंट को इजीली बैठाते हैं और अगर उसका लोअर लिम्ब का MRI है तो बस उसका लोअर लिम्ब इसमें स्लाइड कर देते हैं और MR स्टार्ट कर देते हैं। और इन केस अगर अपर लिम्ब का है तो उसे यहाँ पे ऐसे रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और ये जो चेयर है वो मूवेबल है और इसको सेट करके इसका जिस भी हाथ का पेशेंट का MRI करना होगा इसमें इंसर्ट कर देंगे। हाइब्रिड मैग्नेट्स जो होता है वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट को मिक्स करके बनाते हैं। ये मेनली लैब्स में यूज़ होते हैं। नाउ अब इसके कंपैरिजन को देख लेते हैं कि जो डिफरेंट टाइप की अभी तक हमने MRI की बात की थी उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या क्या ख़राब चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो परमानेंट मैग्नेट में वो लो होता है और कन्वेंशनल रेजिस्टिव मैग्नेट में वो लो होता है, लेकिन जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है उसमें हाई होता है। और इमेज क्वालिटी जो होती है वो लो होती है, उतनी अच्छी उतनी क्लियर इमेज नहीं आती है परमानेंट मैग्नेट और कन्वेंशनल रेजिस्टिव मैग्नेट में, जबकि जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होती है। फंक्शन जो होता है ये काफ़ी लेस फंक्शन शो करता है दोनों, रेजिस्टिव और परमानेंट, और जबकि जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की MRI होती है वो काफ़ी फंक्शनिंग होती है। जैसे कि हम लोग इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड वे में काम कर पाते हैं। इसमें कार्डियक MR, ब्रेस्ट MR, डायनेमिक MRI परमानेंट मैग्नेट में नहीं कर सकते हैं। कन्वेंशनल रेजिस्टिंग मैग्नेट है वो लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब के लिए है, लेकिन जो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट की MRI है उसमें हम परमानेंट मैग्नेट की MRI और कन्वेंशनल रेजिस्टिव मैग्नेट की MRI से ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है। रीज़न ये है कि इसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज़ करते हैं, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी ये है कि जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रिटेन कर लेती है और वो हमेशा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस मैग्नेट में होती है। और
रेजिस्टिव मैग्नेट की जो कॉस्ट है मेंटेनेंस की वो मीडियम है, और जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लास्ट टाइम मैंने बात की थी, इसकी हर तरीके से कॉस्ट ज़्यादा ही होती है, क्या चाहे वो कैपिटल कॉस्ट हो या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट हो। प्राइसेस में जैसे मैंने कैपिटल कॉस्ट की बात की, तो इसमें लो होती है कम एज़ कंपैरिजन टू रेजिस्टिव मैग्नेट एंड सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट की हमारी काफ़ी कम की आती है, और ये मीडियम प्राइस होती है इन दोनों परमानेंट मैग्नेट और सुपर कंडक्टिव मैग्नेट के कंपैरिजन में, और ये काफ़ी महंगी होती है एमआरआई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।